हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू यू इन फिजिक्स विद राहुल गिरी। स्टूडेंट्स, हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स हमने ख़त्म किया हुआ है। वेव ऑप्टिक्स हमको स्टार्टअप करना है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स। नाम से ही पता है, मैंने आप लोग को पहले भी डिस्कस कर दिया था। वेव ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की सेकेंड ब्रांच है ना, जिसमें हम वेव नेचर ऑफ लाइट की स्टडी करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री भी जान लेते हैं इसकी कि कैसे थ्योरीज डेवलप हुई अबाउट लाइट। लाइट का कॉन्सेप्ट वेव है कि पार्टिकल है, कैसे डेवलप हुआ। तो सबसे पहले न्यूटन की थ्योरी आई है ना। सबसे पहले न्यूटन की थ्योरी आई, जिसे न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहते हैं। क्या बताया न्यूटन साहब ने? थ्योरी का नाम क्या होता मैंने? कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। About in 1675, about in 1675 है ना, न्यूटन ने बताया कि लाइट टीनी पार्टिकल्स के रूप में चलती है। कैसे चलती है? टीनी पार्टिकल्स के रूप में, है ना। तो न्यूटन साहब ने कहा कि भाई light consists of large number of tiny particles spraying out from the source of light continuously. सोर्स ऑफ लाइट ढेर सारे टीनी पार्टिकल्स को कंटिन्यूसली एमिट कर रहा है। क्या क्या नाम बता? सोर्स ऑफ लाइट ढेर सारे टीनी पार्टिकल्स को कंटिन्यूसली स्प्रे एमिट कर रहे होते हैं, जिनसे बनकर लाइट आगे बढ़ती है। इन पार्टिकल को कॉर्पस्कल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पस्कल्स कहते हैं, और इस थ्योरी को कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहते हैं। मीन्स लाइट इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल्स स्प्रेइंग आउट फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट कंटिन्यूसली. These particles are known as corpuscles, and this theory is known as corpuscular theory. This theory explains the reflection and refraction of light. कुछ फिनोमेना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसा फिनोमेना इस थ्योरी से प्रूव किया गया। एक तरह से सही मानी गई, लेकिन 3 साल बाद ही डच साइंटिस्ट क्रिश्चियन हाइगेंस आए। क्या नाम था? क्रिश्चियन हाइगेंस ने क्या बताया? The light travels in the form of longitudinal waves. है ना? Light travels in the form of longitudinal waves. कहेंगे सर लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? अब यहाँ पे एक आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी कि भैया लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, कोई और दूसरी वेव क्या है वेव। तो क्वेश्चन राइज जाता है वेव क्या है। तो हाइगेंस साहब ने बताया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में लाइट ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक करके हम आते हैं पहले वेव पर। अब आपको पता है वेव क्या है। मैं तो बताने वाला नहीं था, क्योंकि मैं मानता हूँ कि 11th में आप लोग पढ़े हुए हैं, तो वेव का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में होता नहीं है, बच्चे भूल जाते हैं, तो उनके लिए रिकॉल करवाना जरूरी है। आइए देखते हैं वेव क्या है। जरा थिंक कीजिए, आपने एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग लिया हुआ है। स्ट्रिंग
कोई धागा या रोप रस्सी ले लीजिए, कुछ भी। स्ट्रिंग का एक एंड यहाँ पे वॉल है, वॉल में आपने एक एंड को टाइट इधर बांध दिया है और दूसरा एंड अपने हाथ में है, एकदम टाइट है। स्ट्रिंग इज मेड टाइट बिटवीन ए बॉल एंड आवर हैंड, टाइट। गिव ए जर्क टू द स्ट्रिंग, you give a disturbance to the string up and down, ऐसे ऐसे उठा के नीचे करिए तो आप देखेंगे आप जो जर्क दिए थे यहां पर ऐसे है ना, हैंड को ऊपर ले गए फिर नीचे ले आए, थोड़ा सा जर्क दिया आपने यहां पे दिया हुआ था जर्क, धीरे धीरे बिल्कुल सेम फॉर्म में यहां पहुंच जाएगा। आपने यहां पे दिया था, यही डिस्टर्बेंस आगे बढ़ के यहां पहुंच जाएगा। मैंने क्या बताया, स्ट्रिंग को आप एक तरफ वॉल में बांध दीजिए, टाइट कर दीजिए, दूसरे हाथ से इसको एक अप ले जाकर डाउन ले एक जर्क दीजिए छोटा सा, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा स्ट्रिंग में एक, वो धीरे धीरे करके दूसरे एंड तक पहुंच जाएगा तुरंत, फास्ट डिस्टर्बेंस। ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग का कोई पार्ट चल के इधर आया, स्ट्रिंग का कोई पार्ट चल के नहीं आया है, बस एक डिस्टर्बेंस है जो चल के आया है, कह लो एक एनर्जी है जो चल के आई है इन द फॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। इस तरह का डिस्टर्बेंस के फॉर्म में एनर्जी चल के आई है। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, स्टिल वाटर। आप पॉन्ड के किनारे खड़े हैं, स्टिल वाटर है बिल्कुल, एक काम करिए, एक स्टोन उठाकर फेंक दीजिए उसमें। एक स्टोन उठा करके आपने फेंका तो आपने देखा क्या, जहां पे स्टोन गिरा छपाक उसके चारों तरफ एक वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, एक क्या बोलते हैं सर्किल का फॉर्मेशन हो गया, और ये सर्किल कंटिन्यूसली स्प्रेड आउट होने लगी, बढ़ने लगी, और उसके बाद ढेर लार्ज नंबर ऑफ सर्किल, छोटे छोटे सर्किल, ये उससे बड़ी वाले आगे, उससे बड़ी वाले आगे, मतलब ऐसे निकलने लगी। यहां से प्रोड्यूस हुई सर्किल ऐसे निकलने लगी, दूर बढ़ने लगी, और उसके भीतर सर्किल 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 लार्ज नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो ऐसा क्या फील हो रहा है वहां पर देखने में, क्या वाटर के कुछ पार्ट्स है, कुछ पार्टिकल्स हैं जो एक प्लेस से चल के दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं? नहीं, वहां पर एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जा रहा है। वहां पर एक डिस्टर्बेंस है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स। वाटर पार्टिकल या वाटर मॉलिक्यूल्स के बिना एक्चुअल मूवमेंट के वहां पर एक डिस्टर्बेंस है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ सर्किल्स, चारों तरफ स्प्रेड हो रहा है। मीन्स एनर्जी जा रही है, क्या हो रहा, एनर्जी जा रही है। एनर्जी इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मास पार्टिकल्स। This type of motion of energy from one place to another without actual motion of mass particles is known as wave propagation. Is known as wave propagation. And this type of disturbance moving from one place to another is known as wave. जो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है इसे वेव कहेंगे, और इसके मोशन को वेव प्रोपेगेशन बोलते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ वेव। क्या बताया, एक ऐसा क्रिएट किया गया, एक ऐसा डिस्टर्बेंस जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आगे बढ़ता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आगे बढ़ता है विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मास पार्टिकल्स इज नोन एज वेव। A disturbance which move from one place to another in a medium or in vacuum without any movement of mass particles from one place to another is known as wave. मास पार्टिकल का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कोई मूवमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, विदाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास पार्टिकल्स, ऐसा बोलिएगा, विदाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास पार्टिकल्स इज नोन एज वेव। इसे वेव कहते हैं। वेव दो तरह से चलती है, वेव दो तरह से चलती है, विचार कीजिए। वाटर में क्या हुआ, वाटर में क्या हुआ,
वाटर में जहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, सर्कल्स के रूप में डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे आप एक कागज की नाव छोड़ दीजिए। क्या कीजिए? कागज की नाव छोड़ दीजिए। आप देखेंगे वो नाव आगे नहीं बढ़ रही है, जिससे ये बात साबित होती है कि वाटर मॉलिक्यूल्स आगे नहीं बढ़ रहे हैं, सिर्फ एनर्जी आगे बढ़ रही है। वाटर मॉलिक्यूल्स अगर आगे बढ़ते हैं तो उनके कांटेक्ट में आई पेपर की बोट भी उनके साथ साथ आगे बढ़ती, पर ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं अपनी जगह पे फिक्स हैं, तो इनके कांटेक्ट में आई पेपर बोट भी अपनी जगह पे फिक्स है। लेकिन एक चीज देखने को मिलता है, ये अप डाउन कर रही है। क्या कर रही है? अप डाउन, पेपर बोट अप डाउन करती है। इससे क्या पता चलता है? इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह पर ही वाइब्रेट कर रहे हैं, और वो डिस्टर्बेंस वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। वो डिस्टर्बेंस वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं और वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है। मींस particles of the medium are vibrating perpendicular. Particles of the medium are vibrating perpendicular to the direction of propagation of the wave. Such type of waves are known as transverse waves. क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो मैं अब आप लोग को बता रहा हूं, वेव में मैंने एक टाइप बताया है, ट्रांसवर्स वेव। इसमें क्या होता है? मीडियम के पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। इसमें भी देख लीजिए, डिस्टर्बेंस का प्रोपेगेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हो रहा है। बट मीडियम के पार्टिकल्स अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं, अप एंड डाउन। तो इसमें जो वेव ट्रेवल कर रही है वो भी ट्रांसवर्स वेव है। आइए एक एग्जांपल और आपको लेकर बताते हैं। स्प्रिंग ले लीजिए। क्या ले लीजिए? स्प्रिंग। उसका एक एंड ऐसे दीवार में ऐसे फिक्स कर दीजिए, एक एंड ऐसे हॉरिजॉन्टली दीवार में फिक्स कर दिए। स्प्रिंग को आप खींचिए, स्मूथ टेबल पे रखी हुई है स्प्रिंग ऐसे। इसको आप पुल कीजिए, पुल करके छोड़ दीजिए। पुल करके छोड़ेंगे, देखेंगे स्प्रिंग का बिहेव कुछ ऐसा होगा, कॉम्प्रेस एक्सपैंड, कॉम्प्रेस एक्सपैंड, कॉम्प्रेस एक्सपैंड। शुरुआत में ये आपको डिस्टर्बेंस जो दिखाई देगा सिर्फ इतने में दिखाई देगा, धीरे धीरे पूरी स्प्रिंग में दिखाई देगा। ये आपने डिस्टर्बेंस इसके एक एंड पे क्रिएट किया है, ये डिस्टर्बेंस धीरे धीरे पूरी स्प्रिंग में पहुंच जाएगा। यानी ये डिस्टर्बेंस जो मूव कर रहा है अलोंग द स्प्रिंग मूव कर रहा है, और मीडियम के जो पार्टिकल हैं, जो स्प्रिंग के पार्टिकल्स हैं, वो भी ऐसे हॉरिजॉन्टली ही वाइब्रेट कर रहे हैं, अपनी पोजीशन के अबाउट ऐसे हॉरिजॉन्टली ही वाइब्रेट कर रहे हैं। यानी मीडियम के पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में ही वाइब्रेट कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में ही वाइब्रेट कर रहे हैं। साउंड वेव की बात कर लीजिए। जब हम बोलते हैं तो अपने माउथ के सामने की ईयर को या तो पुल करते हैं या तो पुश करते हैं। पुश करते हैं, सम लेयर ऑफ एयर कॉम्प्रेस हो जाती है नियर द माउथ के नजदीक कॉम्प्रेस हो जाती है, इसकी पड़ोसी एयर रेयर फ्रैक्शन में आ जाती है, वहां पे थोड़ा सा सेपरेशन क्रिएट हो जाता है ना, मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं। फिर क्या होता है? इनर्शिया की वजह से ये मॉलिक्यूल्स अगेन अपनी पोजीशन में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम से और आगे बढ़ जाते हैं ड्यू टू इनर्शिया। इलास्टिसिटी की वजह से वापस लौटते हैं, और इनर्शिया की वजह से मेन पोजीशन से और आगे बढ़ जाते हैं। जब और आगे बढ़ जाते हैं तो दूसरा मीडियम कॉम्प्रेस हो जाता है, सॉरी दूसरी लेयर कॉम्प्रेस हो जाती है, तो ये डिस्टर्बेंस अब आगे वाले को ट्रांसफर करती है। कॉम्प्रेस होकर के फिर एक्सपेंड होती है, एक्सपेंड मेन पोजीशन से आगे बढ़ जाती है और आगे वाली लेयर को एक्सपेंड कराती है। इस तरह से मीडियम के पार्टिकल हमारे माउथ के रिस्पेक्ट में टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं, ऐसे पास दूर ना, क्लोज अवे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। एयर मॉलिक्यूल्स हमारे माउथ के पास ऐसे वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेशन के डायरेक्शन में ही एनर्जी आगे बढ़ती है।
और हमारे द्वारा बोली गई वॉइस आपके कानों तक पहुंचती है। इस तरह के प्रोपगेशन ऑफ वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस तरह की वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, दोनों में पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, फिर एनर्जी आगे बढ़ती है। एक मीडियम, एक वेव में पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, और एक वेव ऐसी होती है जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में ही वाइब्रेट करते हैं, पर दोनों में से किसी भी वेव में मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। ओके, दो तरह की वेव्स हो गई, ध्यान देने की बात है। ट्रांसवर्स वेव तो कई तरह, मतलब कई प्रकार से कई जगहों पर ट्रेवल कर सकती है, इवन दी वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, बट लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। विदाउट मीडियम लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट ट्रेवल। जब तक मीडियम नहीं होगा तब तक लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल नहीं कर पाएगी। ट्रांसवर्स वेव तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे वाइब्रेट, यानी वेव ऐसे आगे बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर स्तंभ के अलोंग और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे इसके परपेंडिकुलर ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। ये परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते रहते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, और वेव आगे बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया करती है, तो इसलिए ट्रेवल करती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे ट्रांसवर्स नेचर की होती है, क्योंकि बताया ना यहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ट्रांसवर्स वेव है। तो भैया बताया ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव है जो मीडियम में भी ट्रेवल करती है और वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रेवल करने के लिए ऑलवेज मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम बोल रहे हैं जो वॉइस निकल रही है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में आगे बढ़ती है। कौन सी वेव के फॉर्म में? वॉइस लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में आगे बढ़ती है। यानी अगर हम वैक्यूम क्रिएट कर दें, इस कमरे में इस रूम में हम वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैठे दो चार लोग जब आपस में बातें करेंगे उनकी बातें एक दूसरे को सुनाई नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर वैक्यूम है तो वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, तो वाइब्रेशन नहीं हो पाएगा। वाइब्रेशन नहीं हो पाएगा तो लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोसीड नहीं करेगी। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। आइए फिर अब हाइगेंस के पास वापस लौट कर आते हैं। क्रिश्चियन हाइगेंस ने बोला लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो सोच लीजिए लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर बोला है तो वो मीडियम भी बताएंगे जिसमें लाइट ट्रेवल कर रही है। इन्होंने बोला लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव and universe is filled with luminiferous ether, with a liquid, with a transparent odorless, weightless, transparent odorless fluid known as luminiferous ether। क्या नाम बताया उन्होंने? लुमिनिफेरस ईथर। पूरा यूनिवर्स में एक लुमिनिफेरस ईथर नाम का एक लिक्विड भरा पड़ा है और यही मीडियम का काम कर रहा है, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में लाइट आगे बढ़ती है। पूरी यूनिवर्स में लाइट कैसे जाती है? कहीं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में जाती है। कौन सी मीडियम में ट्रेवल करती है? लुमिनिफेरस ईथर में ट्रेवल करती है। ऑल ओवर द यूनिवर्स इज फिल्ड विद लुमिनिफेरस ईथर, ऐसा क्रिश्चियन हाइगेंस ने बताया। तो ये बात तो गलत साबित कर दी गई फ्रेशनल और यंग के द्वारा। ये दोनों लोगों ने मिलकर के एक एक्सपेरिमेंट किया। एक एक्सपेरिमेंट किया थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ऐसा प्रूव किया कि यूनिवर्स में कोई भी ऐसा मीडियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यूनिवर्स में ऐसा कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक बात तो साबित हुई, लाइट जब मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाया करती है। उसकी स्पीड
चेंज हो जाया करती है। अगर यूनिवर्स में लिक्विड भरा पड़ा है तो अर्थ के रोटेशन के अलावा जो लिक्विड है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और उसकी अपनी डायरेक्शन में कोई लाइट जाना चाह रही है तो उसकी स्पीड कम हो जानी चाहिए। अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है तो इसमें भरा लिक्विड जो है वो भी ऐसे रोटेट करेगा तो लाइट जब आएगी तो अगर रोटेशन के डायरेक्शन में जाएगी तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जानी चाहिए, और रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लाइट अगर जाएगी तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जानी चाहिए। ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंटली इन लोगों ने चेक करने की कोशिश किया तो ऐसी कोई चेंजिंग आई नहीं, लाइट की स्पीड रिलेटिव नहीं पाई गई। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मीडियम यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इनकी बात कंट्राडिक्टरी रिजल्ट्स की वजह से क्रिश्चियन हाइगेंस की बात को गलत साबित कर दिया गया। ये लगभग 1678 में बोले थे और बहुत ही जल्द इनकी बात को गलत बोल दिया गया। जब इनकी बात को गलत बता दिया गया तो मतलब क्या हुआ, फिर न्यूटन फिर से हावी हो गए। कर्पुस्कुलस थ्योरी, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं। आगे आई मैक्सवेल्स थ्योरी। क्या है? मैक्सवेल्स। अभी तो साबित हो गया था कि लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव है कि नहीं है ये नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि कोई मीडियम यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर ये पता चले कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है तो लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है। इतना साबित कर दिया था फ्रेस्नेल और यंग ने। फ्रेस्नेल एंड यंग ने ऐसा प्रूव कर दिया था। तो अब आगे बात आती है, अब लाइट के बारे में अभी भी कंफ्यूजन बना रहा, तो आगे बात आई मैक्सवेल्स थ्योरी। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, मैक्सवेल ने बताया लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आगे बढ़ती है। लाइट प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कहें सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, तो मैंने कहा, मैं अभी भी बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते रहते हैं, एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर वाइब्रेट करते रहते हैं, और इस फॉर्म में प्रोपेगेशन ऑफ वेव होता है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि ऐसा बताया गया, ऐसा प्रूव किया गया, थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट दिया गया कि इलेक्ट्रिक वाइब्रेटिंग फील्ड यानी चेंजिंग फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। Therefore, vibrating electric field and magnetic field perpendicular to each other are the sources for each other, and thus energy stored in them is conserved and propagate in a given direction, in a direction perpendicular to the direction of propagation of both the fields. Okay, तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है, ऐसा बता दिया गया। किसके द्वारा? मैक्सवेल के द्वारा बता दिया गया। तो अब ये बात, इस थ्योरी से ढेर सारी बातें साबित हो गई, एक्सप्लेन करी जा सकी, जैसे इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बेसिस पे प्रूव किए गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बेसिस पे इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जैसे फिनोमेना को प्रूव किया गया, एक्सप्लेन किया गया, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी सही साबित हो गई, मतलब लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, बात सही साबित हो गई। लेकिन माना जाने लगा कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही आगे बढ़ती है। इन 1873 ऐसा हुआ। कब? 1873 में उन्होंने बोला ऐसा, लगभग 200 वर्ष बीत गए थे, है ना। तो लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड द फिनोमेना लाइक इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन कैन बी explained with the help of electromagnetic wave theory of the light. Therefore, we can say light travels in the form of wave and it shows wave nature. फिर मैटर यहीं पे थमा नहीं, मैटर यहीं पे थमा नहीं, आगे बढ़ा। फिर आगे आई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी।
मैक्स प्लैंक ने बतलाया लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स। क्या सर समझ में नहीं आया? हम कहें कि ये पाउच वाला पानी आता है ना, पाउच वाला पानी, हाँ आता है, ओके। आप ऐसे हजारों पाउच को एक जगह इकट्ठा कीजिए, हजारों पाउच को एक जगह इकट्ठा कीजिए और सोचिए कि आप बहुत ऊंचाई पे जा करके सारे पाउच को एक साथ गिरा रहे हैं, सारे पाउच को एक साथ गिरा रहे हैं। एक पाउच आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे दूसरा पाउच, उसके पीछे तीसरा पाउच, उसके पीछे चौथा पाउच, एकदम लाइन से सारे पाउच आगे बढ़ रहे हैं। यानी अगर प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को विजुअलाइज किया जाए तो वही पाउच जो होंगे, मतलब लाइट का प्रोपिगेशन वैसा ही होगा जैसे कि सारे पाउच ट्रेवल कर रहे हैं। वो एनर्जी पैकेट्स जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, वो वाटर पाउच उसी तरह से आगे बढ़ रहा है, ऐसा फील कर सकते हैं। मीन से मान के चलेंगे लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स, the energy of which is directly proportional to the frequency of the light, frequency के proportion में होती है। और each पैकेट की एनर्जी h होती है, h न्यू, क्या होती है, h न्यू। ये जो एनर्जी पैकेट चल रहा है ना, each पैकेट की एनर्जी h न्यू होती है, जहां पर h क्या है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो जरा विचार कीजिए, इनकी बात को सही माना जाए, क्या इनकी बात को सही माना जा सकता है? कहें बड़ा मुश्किल था, लेकिन इन 1905 अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसा एक्सप्लेनेशन कर दिया इनकी थ्योरी पर बेस्ड कि मानना ही पड़ेगा। क्या बताया? एक फिनोमेना अकर हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या एक फिनोमेना अकर हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ये क्या है कि ये सम मेटल या सम सब्सटेंसेस के सरफेसेस पर जो लाइट पड़ती है, सम सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके सरफेस पर जब लाइट पड़ती है तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। तो एक फिनोमेना अकर हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें ऐसा दिखाया गया था कि जब किसी फोटो सेंसिटिव सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। कौन बाहर आता है? इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। ये क्यों होता है, इसको वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका था। इसको वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया, किसी भी थ्योरी से इसको एक्सप्लेन अभी तक नहीं किया जा सका था। इसको एक्सप्लेन किया अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ऐसा एक्सप्लेन किया जाना जैसे ही हुआ, ये थ्योरी पर मोहर लग गई कि इट इज ट्रू, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स एंड दीज पैकेट्स आर नोन एज क्वांटा और फोटॉन्स। इन एनर्जी पैकेट्स को क्वांटा या फोटॉन्स कहते हैं, एंड ईच पैकेट को क्वांटम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स बात क्लियर हुई। इन 1905 अल्बर्ट आइंस्टीन एक्सप्लेन द phenomena of photoelectric effect on the basis of Planck's quantum theory, which enhanced the Planck's quantum theory. Thus, we have two things. Some phenomena like reflection, refraction, interference, diffraction, polarization are explained on the basis of wave theory of light, and some phenomena like reflection, refraction and photoelectric effect are explained on the basis of particle theory of light. क्या बोला? एनर्जी पैकेट्स है ना, तीन पार्टिकल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्टिकल्स के रूप में कंसिडर करेंगे। और ईच पार्टिकल को फोटोन कहा गया, क्वांटम कहा गया, फोटोन कहा गया। तो भैया विचार कीजिए, लाइट वेव की फॉर्म में
ट्रेवल करती है लाइट, पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करती है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे सही साबित हो रही हैं, प्रूव हो रही हैं। कि झगड़े को निपटाने के लिए आगे डी ब्रॉगली। कौन आ गया? डी ब्रॉगली आ गए कि लड़िए झगड़िए मत। अरे मान लीजिए लाइट वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी शो करती है। लाइट दोनों नेचर शो करती है। लाइट हैज ड्यूअल नेचर, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट shows particle nature as well as wave nature। तो भैया झगड़ा शांत हुआ। मान लिया कि लाइट ड्यूअल नेचर शो करती है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। कुछ फिनोमेना वेव नेचर पे डिपेंड है, उन पर एक्सप्लेनेशन होगा, और कुछ फिनोमेना का एक्सप्लेनेशन पार्टिकल नेचर से यानी फोटॉन थ्योरी से होगा, क्वांटम थ्योरी से होगा। लेकिन हमको इस चैप्टर के अंतर्गत जो पढ़ना है, लॉन्गिट्यूडिनल प्रोपगेशन ऑफ लाइट पढ़ना है, हाइगेंस थ्योरी पढ़ना है, और हाइगेंस थ्योरी पर बेस्ड फिनोमेना, हाइगेंस थ्योरी के बेसिस पर हमको रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इसके फिनोमेना को एक्सप्लेन करना है, पोलराइजेशन भी बताना है। तो हमको इसमें वो क्या पढ़ना है? हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ना है, और हाइगेंस प्रिंसिपल के बेसिस पर रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करना है, रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करना है, और इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करना है। तो इस चैप्टर में पूरा में ही पढ़ने वाले हैं हाइगेंस प्रिंसिपल, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। तो ये भी सोच लीजिए, हाइगेंस प्रिंसिपल में हम वेव को क्या मान के, लाइट को कौन सी वेव मान के चलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल वेव मान के चलेंगे। कौन सी वेव मान के चलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल। यानी हाइगेंस प्रिंसिपल पर बेस्ड हम इन फिनोमेना को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ये भी मान के चल रहे हैं। इन फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव नेचर हम लेकर के चलने जा रहे हैं लाइट का, जो कि एक बार गलत साबित किया गया था थॉमस और यंग के द्वारा। कोई बात नहीं, लेकिन इसको वेव मानते हुए अगर ये फिनोमेना एक्सप्लेन होते हैं तो आइए एक्सप्लेन करके देखते हैं कैसे क्या क्या है। तो आगे हमको पढ़ना है हाइगेंस वेव प्रिंसिपल। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आप इसमें, वेव फ्रंट। क्या? वेव फ्रंट। स्टूडेंट्स घबरा गए होंगे, सर ये वेव फ्रंट क्या है? तो बहुत ही सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, वेव फ्रंट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, विचार कीजिए वही डिस्टरबेंस जो आपने स्टोन को मारा हुआ था पानी में, तो डिस्टरबेंस सर्कुलर फॉर्म में भी आगे बढ़ रहा था। जरा विचार कीजिए, सर्कुलर फॉर्म में आगे बढ़ रहा है डिस्टरबेंस। एक सर्किल पर विचार कीजिए जिसके सारे पार्टिकल्स टॉप पे हैं, अब वो नीचे जाने वाले हैं। तो सारे पार्टिकल्स एक साथ टॉप पे आए हैं, सारे पार्टिकल्स अब एक साथ नीचे की तरफ जाएंगे, और उसी के बगल की जो सर्किल है जिसके सारे पार्टिकल्स एकदम बॉटम पे हैं, लोवेस्ट पोजीशन पर हैं, अब वो सारे पार्टिकल उस सर्किल पर लाई करने वाले सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर आएंगे। जो ऊपर हैं वो नीचे जाएंगे, जो नीचे हैं वो सारे के सारे एक साथ आएंगे। सर्किल पर लाई करने वाले सारे पार्टिकल एक साथ ऐसा करेंगे। और जिन पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड वगैरह सब सेम होती है, उन पार्टिकल्स को बोलते हैं सेम फेज में हैं। कैसे हैं? सेम फेज में हैं। फेज क्या है? फेज इज अ फिजिकल पैरामीटर which describes about the position and direction of motion of the particle। उसकी पोजीशन के बारे में बतलाता है, उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में बतलाता है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन देने की कोशिश करता है। ऐसा एक पैरामीटर है जिसे फेज कहते हैं। तो बताया गया कि सेम फेज में लाई करते हुए पार्टिकल्स जिनका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन भी सेम है, वे सब पार्टिकल सेम फेज में होते हैं। जैसे मैंने बताया उस डिस्टर्बेंस वाटर में क्रिएट की गई डिस्टर्बेंस में एक सर्किल पर लाई करने वाले सारे पार्टिकल सेम फेज में हैं, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, या तो ऊपर आ रहे हैं या तो सारे के सारे
नीचे जा रहे हैं, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे पार्टिकल्स को मिलाने वाला कर्व या प्लेन वेव फ्रंट कहलाता है। द continuous locus of all the particles vibrating in same phase during the propagation of wave is known as wave front, है ना। क्या बताया? कंटिन्यूअस लोकस यानी जो पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उनको मिला दीजिए, उनको ज्वाइन करते चले जाइए, जो कर्व प्राप्त होगा या जो प्लेन प्राप्त होगा वो वेव फ्रंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेव फ्रंट कहलाएगा। जैसे मैंने बताया उसमें वेव फ्रंट कैसा है? सर्कुलर है। आप विचार कीजिए एक पॉइंट सोर्स की, एक पॉइंट सोर्स के बारे में जरा विचार कीजिए। पॉइंट सोर्स लाइट एमिट करेगा तो लाइट सारे डायरेक्शन में एक साथ आगे बढ़ेगी, सारे डायरेक्शन में लाइट एक साथ आगे बढ़ेगी। जरा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप फोटो खींच लीजिए तो आपको दिखाई देगा कि पॉइंट सोर्स को सेंटर मानते हुए आफ्टर टाइम टी आपने ऐसा किया हुआ है तो ct ट्रेवल डिस्टेंस बाय लाइट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है c, टाइम है t, ct रेडियस का आप स्फेरिकल सेल ड्रॉ कर दीजिए। स्फेरिकल सेल की जो सरफेस होगी पूरे सरफेस पर लाइट एक साथ पहुंची होगी और इसी सरफेस की रेडियस अगर c स्पीड से आगे बढ़ती जाए तो आपको इस स्फीयर के बाहर लाइट दिखाई नहीं देगी, अंदर लाइट भरी की भरी रहेगी। जरा मैंने फिर से जो बोला विचार कीजिए, मैंने क्या बोला? पॉइंट सोर्स लीजिए। क्या लीजिए? पॉइंट सोर्स लीजिए। हाँ, क्या लीजिए? पॉइंट सोर्स लीजिए। पॉइंट सोर्स को सेंटर मानते हुए किसी रेडियस का एक जो है इसके अबाउट स्फीयर ड्रॉ कर दीजिए। पॉइंट सोर्स को आपने ऑन किया, आफ्टर टाइम टी लाइट रीचेज द सरफेस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के सरफेस पर लाइट पहुंचती है कितना टाइम के बाद? टी टाइम के बाद। तो रेडियस कितनी होगी उसकी? ct। लेकिन जैसे ही लाइट सरफेस पे पहुंची अब आप क्या कीजिए, स्फीयर को भी ऐसा कुछ इसमें क्लिक कीजिए कि स्फीयर की रेडियस भी इंक्रीज होना शुरू हो जाए। और कितनी स्पीड से इंक्रीज होना शुरू हो जाए? c स्पीड से, जिस स्पीड से लाइट ट्रेवल कर रही है। तो क्या लाइट कभी भी उस स्फीयर से बाहर निकल पाएगी? ट्रांसपेरेंट स्फीयर हो मान लीजिए तो भी क्या लाइट कभी उस स्फीयर से बाहर निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी। क्यों? क्योंकि लाइट जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है उसी स्पीड से स्फीयर का सरफेस भी आगे बढ़ रहा है। तो लाइट का जो फ्रंट पार्ट है, सबसे आगे वाला पार्ट है, वो ऑलवेज स्फीयर के कांटेक्ट में है और बाहर नहीं जा पाएगा। तो स्फीयर के भीतर ऑलवेज, स्फीयर की साइज कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, स्फीयर के भीतर ऑलवेज एवरी पॉइंट पर लाइट होगी, लेकिन स्फीयर के बाहर लाइट नहीं होगी। इससे क्या पता चलता है? स्फीयर इवरी डायरेक्शन, लाइट इवरी डायरेक्शन में c स्पीड से बढ़ रही है और उसका वेव फ्रंट कैसा है? स्फेरिकल है। कैसा है? स्फेरिकल है। उसका वेव फ्रंट कैसा है? स्फेरिकल है। आप लीनियर सोर्स ले लीजिए। कैसा? लीनियर सोर्स लीजिए। तो लीनियर सोर्स अगर आप लेते हैं तो इससे जो वेव फ्रंट निकलेगा वो सिलेंड्रिकल निकलेगा। कैसा निकलेगा? सिलेंड्रिकल, है ना। सारे डायरेक्शन में लाइट एक साथ आगे बढ़ेगी, ऐसा सिलेंड्रिकल निकलेगा। बात समझ रहे? तो लीनियर सोर्स के द्वारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकलेगा और यही वेव फ्रंट जब बहुत दूर पहुंचा जाता है, बहुत दूर, क्योंकि सन हमसे बहुत दूर है, तो सोर्स ऑफ लाइट से निकलने के बाद लाइट बहुत दूर तक ट्रेवल करती है और बहुत दूर तक ट्रेवल कर लेती है जब वो लाइट, तो कर्वेचर उसका नेग्लिजिबल हो जाता है और वह लाइट तब प्लेन वेव फ्रंट की तरह से दिखाई देने लगती है। कैसा? प्लेन वेव फ्रंट की तरह से दिखाई देने लगती है। जैसे अर्थ, ये हमारी अर्थ, ये नियर अबाउट स्फेरिकल है, एक के शेप में है, मान के चलो स्फेरिकल है, लेकिन हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ से दूर दूर तक देखिए तो हमको ये
अर्थ की सरफेस बिल्कुल प्लेन दिखाई देती है, इसमें हमको कहीं कर्वेचर नजर नहीं आता। ऐसे ही लाइट का जो वेव फ्रंट है वो चाहे स्फेरिकल हो चाहे सिलिंड्रिकल हो, जब वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है तो वह प्लेन वेव फ्रंट की तरह से अपीयर होने लगता है। कैसा? प्लेन वेव फ्रंट की तरह से अपीयर होने लगता है। तो हम इसमें क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट इज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इन द पाथ ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। टाइप्स वेव 3 टाइप्स में बांटा जा सकता है। स्फेरिकल वेव फ्रंट, सेकंड क्या है? सिलिंड्रिकल, थर्ड क्या है? प्लेन वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट कब मिलता है? फॉर ए पॉइंट सोर्स देयर आर स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कब मिलता है? फॉर ए लीनियर सोर्स, है ना। वेव फ्रंट्स आर सिलिंड्रिकल, कोएक्सियल सिलेंडर, ऐसे ये सब वेव फ्रंट हैं। ओके, और यही वेव फ्रंट जब दूर तक चले जाते हैं तो ये वेव फ्रंट लगभग प्लेन वेव फ्रंट बन जाते हैं। ओके, ये प्लेन वेव फ्रंट्स हो गए। एंड एरोज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, एरोज perpendicular to wave front represent direction of propagation of light. Arrows perpendicular to the wave front represent direction of propagation of light. Arrows perpendicular to the wave front represent direction of propagation of light, and these arrows are known as rays of light. क्या बोलते हैं? rays of light बोलते हैं। Means rays of light are always perpendicular to the wave front. Rays of light. Arrows perpendicular to the wave fronts represent direction of propagation of light. That is, these arrows are known as rays of light. Means rays of light are always perpendicular. क्या? परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट ऑफ द लाइट। रेज ऑलवेज परपेंडिकुलर होती हैं। तो भैया कन्वर्जिंग रेज, डाइवर्जिंग रेज एंड पैरेलल रेज के लिए वेव फ्रंट कैसा होगा? कन्वर्जिंग रेज अगर हैं कैसी, ये देखिए, कन्वर्जिंग रेज हैं, इसके लिए वेव फ्रंट कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होगा, सॉरी स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा फॉर कन्वर्जिंग रेज। डाइवर्जिंग रेज अगर हैं, ये भी देख लीजिए, डाइवर्जिंग रेज हैं तो इसके लिए भी स्फेरिकल वेव फ्रंट ही होगा। यहां पर वेव फ्रंट का ऐसा मोशन हो रहा है और यहां पर वेव फ्रंट का ऐसा। एरो से पता चलता है वेव फ्रंट आगे किधर बढ़ रहे हैं, यानी यहां पर वेव फ्रंट का कर्वेचर यहां वाले के जस्ट अपोजिट है ना। ठीक है, यहां पे आगे बढ़ रहा है, यहां पे इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। इसका पैरेलल वेव फ्रंट के लिए पैरेलल रेज हुआ करती हैं। ये देखिए, पैरेलल रेज के लिए पैरेलल वेव फ्रंट हुआ करती है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, है ना। वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट के टाइप्स क्या क्या है, रेज क्या है,
रेज और वेव फ्रंट में रिलेशन क्या है, सब कुछ मैंने आज आप लोग को बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी बातें समझ में आई होगी। कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर बात कीजिए, कोई दिक्कत हो बताइए, मैं आपको दूर करूँगा। और हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द प्रिंसिपल ऑफ हाइगेन्स, दैट इज हाइगेन्स थ्योरी फॉर वेव प्रोपेगेशन या फॉर लाइट। तो इसके साथ मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपसे कहूँगा, लेक्चर्स आप लोग इसमें एक भी मत मिस कीजिएगा, कि अगर आपने लेक्चर मिस कर दिया इसकी कोई बात आपको समझ में आएगी नहीं। चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन अगर आप रेगुलर कंटिन्यूअस हमारे चैनल पे बने रहेंगे तब। अगर हमारे लेक्चर को आपने मिस किया तो मैं कहता हूँ कि डेफिनेटली आपके लिए ये चैप्टर टफ हो सकता है। इसलिए आप कंटिन्यूअस हमारे चैनल पे बने रहिए और बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, जय हिंद।